लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अलीगंज के आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके साथ ही संघ से जुड़े शख्स को व्हाट्सएप पर यह धमकी भेजी गई है, ये खबर आ रही है। धमकी को लेकर के लखनऊ के मड़ियाव थाने में केस भी दर्ज किया जा चुका है। लखनऊ के अलावा नवाबगंज और कर्नाटक के 4 जगहों को उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि पहली नजर में ये कोई शरारती तत्व तो नहीं, इस बात की जांच की जा रही है, क्योंकि व्हाट्सएप पर यह धमकी दी गई है। तो अब इसको खंगाला जाएगा कि किसने ये मैसेज किया है। बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है? पहली नजर में क्या लग रहा है? अभी तक कहां ये जांच पहुंची है? देखिए, ये संघ से जुड़े हुए नीलकंठ पुजारी हैं और जहाँ ये रहते हैं वहीं पर इन्होंने अपना एक कार्यालय बनाया हुआ है, तो उसको कहते हैं कि संघ का भी कार्यालय है। और इन्हें धमकी मिली, इनके व्हाट्सएप नंबर पर 3 अलग-अलग भाषाओं में ये धमकी भेजी गई है और उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि बम से उड़ा देंगे उनका जो कार्यालय है उसको। और इसके अलावा कर्नाटक में भी 3 जगहों का है और नवाबगंज का भी एक जिक्र है कि उसको भी उड़ा देंगे। तो इसी धमकी के आधार पर जो नीलकंठ मणि पुजारी हैं वो पहुंचे कल मड़ियाव थाने में और वहां पर उन्होंने केस दर्ज कराया है। पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो ये देख रही कहीं किसी ने शरारत तो नहीं की, कहीं किसी ने इनके साथ अगर कहें तो शरारतपूर्ण ये कार्रवाई तो नहीं की है, क्योंकि इस तरह के पहले भी हॉक्स कॉल बहुत मिले हैं पुलिस को और जब उनमें जांच की गई तो कुछ भी सामने नहीं आया, कहीं पर किसी की शरारत ही नज़र आई है। लेकिन ये ज़रूर अगर धमकी मिली है तो पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। पर जिस तरीके से धमकी दी गई है, इनका साफ तौर पर नीलकंठ मणि पुजारी का कहना है कि किसी के साथ इनका कोई ऐसा कहे तो कहीं कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। फिर इस तरह की अगर धमकी आ रही है और 3 अलग-अलग भाषाओं में आ रही है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसीलिए उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई ताकि पूरे मामले की जांच हो। कौन लोग हैं, अगर शरारत भी कर रहे हैं तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कहीं ना कहीं भय का वातावरण फैलाना चाह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल अनुभव, देखिए व्हाट्सएप पर ये मैसेज भेजा गया है तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है और ऐसे में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये मैसेज किसने किया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर हिंसा से जुड़ी अपडेट की, जहां पर जितने भी गुनाहगार हैं उनका हिसाब करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और इसके लिए उनका पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है। कानपुर हिंसा के गुनाहगारों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जहां जफर हाशमी को फंडिंग करने वाले अब रडार पर हैं। सूत्रों के हिसाब से यह जानकारी मिल रही है, जहां 3 सफेद पोश लोग हैं वो जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। 1 लखनऊ 2 कानपुर के कारोबारी इस वक्त रडार पर हैं। इनकी कॉल डिटेल्स निकाल करके एसआईटी जांच में जुटी हुई है कि आखिर जफर हाशमी जो मास्टरमाइंड है उसे फंडिंग कहां से होती थी, उसके पास पैसे कहां से आते थे। 141 ग्रुप बना करके लोगों के पास वो जुड़ने का जो काम करता था, उसके लिए उसको फ्यूल कहां से मिलता था, पैसे कहां से मिलते थे। तो ऐसे में जांच एजेंसियों के पास 3 नाम, 3 कॉन्टैक्ट ऐसे आए हैं जो सफेद पोश हैं, जिनके पास पैसा है और वो फंडिंग करते थे मास्टरमाइंड को। और यही 3 लोग जिनके नाम का खुलासा प्रशासन ने नहीं किया है, इस वक्त रडार पर हैं, जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। इनकी कॉल डिटेल्स, इनकी तमाम कुंडली खंगालने की कवायद शुरू हो चुकी है। देखिए, कानपुर हिंसा के 4 मुख्य साजिशकर्ताओं पर पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए आज कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। ऐसे में कुछ चेहरे पोस्टर के रूप में सामने आ सकते हैं, जिन्हें अब पुलिस अब नहीं पहचान पाई है, तो उनकी पहचान, शिनाख्त और चिन्हीकरण का काम शुरू होगा। वहीं मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी की फंडिंग कनेक्शन की भी बात सामने आई है। पुलिस की 3 टीम सफेद पोश की कुंडलियां खंगाल रही है, उनका बैकग्राउंड चेक कर रही है और ऐसे में नजर है रडार पर हैं ये 3 लोग। कानपुर में हुए बवाल मामले में 3 सफेद पोश जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि तीनों सफेद पोश ने फंडिंग की थी हयात जफर हाशमी को, यानी मास्टरमाइंड को फंडिंग की गई थी और तीनों सफेद पोश जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। इनमें 1 लखनऊ का है और 2 कानपुर का है। जफर हाशमी को फंडिंग करने वाले 3 सफेद पोश अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। इनमें से 1 लखनऊ तो 2 कानपुर के हैं और एसआईटी 8 दिन पहले की कॉल डिटेल निकालने में जांच में जुटी हुई है।
4 SIT इस मामले में गठित की गई हैं और चारों SIT को अलग अलग काम दिए गए हैं। ये 40 चेहरे, जिनमें से कई चेहरे पहचान लिए गए हैं और इन चेहरों में से कई लोगों को धर दबोचा है। कानपुर पुलिस ने धीरे धीरे करके इनके बारे में लोग सूचनाएं दे रहे हैं और पुलिस की मुहिम रंग ला रही है। पुलिस को मदद मिल रही है आम लोगों से और इन 40 चेहरों को, जिन्होंने पत्थरबाजी की, फायरिंग की और बवाल को बढ़ाया, उकसाया लोगों को, और इनको धर दबोचने के लिए पुलिस अब आगे कदम बढ़ा रही है। आज की अगर घटनाक्रम की बात की जाए तो आज अहम दिन इसलिए बाबत है कि पुलिस कस्टडी रिमांड जो हयात जफर हाशमी यानी मास्टरमाइंड माना जा रहा है बवाल का, वो जावेद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान, जो 4 लोग मुख्य रूप से साजिशकर्ता माने जा रहे हैं, उनको PCR पर, उनकी PCR आज पुलिस ले सकती है। 12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है और उसके बाद पोस्टर की एक और खेप सामने आ सकती है। यानी 40 चेहरे ये हैं। अन्य जो लोग चिन्हित नहीं किए जा पाए हैं, जो उपद्रवी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, उनका पोस्टर भी जारी किया जा सकता है। पोस्टर और होर्डिंग के जरिए कानपुर वासियों से पुलिस ने अपील की है कि आगे निकले, बाहर आएँ और बताएं कि ये उपद्रवी कौन है, इनकी पहचान बताएं और पहचान बताने के बाद उनको पकड़ा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने हिंसा को भड़काने में साथ दिया, हिंसा को भड़काने में इनको प्रेरित किया। और ये वही नई सड़क का इलाका है, सद्भावना चौकी का इलाका है। सुबह से ही सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं और सुबह से ही लोग सामान्य गति से, अगर जीवन की बात की जाए तो सामान्य गति से ज़रूर चल रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी, PAC कर्मी सभी मुस्तैद हैं सुबह से ही। आज का दिन काफ़ी अहम है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए खुलासों के साथ पुलिस अपनी जांच को और ज़्यादा आगे बढ़ाती जा रही है। सघन जांच हो रही है, 4 SIT का गठन किया गया है और सभी अपनी जाँचों को काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। कानपुर हिंसा का पूरा हिसाब क्या है? देखिए 3 जून को क्या हुआ था। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी, 2 पत्थर के बीच पत्थरबाजी हुई थी, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और हिंसा के बाद 3 FIR हुई थी। 36 लोगों को नामजद किया गया और 500 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 18 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया था। 2 कंपनी PAC और 1 प्लाटून की तैनाती थी। सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। आइए 4 जून को क्या हुआ था। 6 और लोगों की गिरफ्तारी होती है। मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी को गिरफ्तार किया, CCTV फुटेज की मदद ली गई और हिंसा से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे। 5 जून क्या हुआ था। हिंसा का PFI कनेक्शन सामने आया था। PFI से जुड़े 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले थे, व्हाट्सएप की चैट से कई सुराग मिले थे और मास्टरमाइंड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। केस में ATS की एंट्री हुई थी। 6 जून को क्या हुआ था ये भी हम आपको बताते चल रहे हैं, दिखाते चल रहे हैं। लेकिन कानपुर हिंसा में आरोपी सल्लू ने सरेंडर किया है और कल जारी संदिग्धों की सूची में 13 नंबर पर आरोपी था। वीडियो में पत्थर फेंकते हुए नजर आया था सल्लू और पुलिस ने सल्लू के बड़े भाई रिश्तेदारों को हिरासत में लिया था। जानकारी मिलने के बाद देर रात सल्लू ने थाने में जाकर के सरेंडर कर दिया। तो देखिए, जिसे पहचाना गया है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और देखिए यहाँ पर कारगर साबित हुआ है। ये जो पोस्टर में जिस शख्स को देख रहे हैं आप, इसकी धरपकड़ तेज हो गई थी और इसने खुद जाकर के थाने में सरेंडर किया क्योंकि दबाव बनाया गया इसके परिवार से पूछताछ के बाद और अब इसने सरेंडर कर दिया है। वीडियो में पत्थर फेंकते हुए सल्लू भी नजर आया था। 13वें नंबर का आरोपी है इस पोस्टर में। तो देखिए, कानपुर हिंसा में जो 13वें नंबर पर आपको ये संदिग्ध दिखाई दे रहा है, पोस्टर के जरिए मदद ली गई आम लोगों की और ऐसे में ये मदद रंग भी ले आई। आगे बढ़ेंगे, वाराणसी से खबर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर आज सुनवाई होगी। शिवलिंग की नियमित पूजा वाली याचिका है जो जिला कोर्ट में पहुंची है। इस पर सुनवाई की खबर आ रही है। शिवलिंग की नियमित पूजा पाठ का अधिकार मांग रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने याचिका दायर की थी और 12 बजे दोपहर कोर्ट में सुनवाई की खबर मिल रही है। शिवलिंग की नियमित पूजा पाठ को लेकर के अनशन पर भी बैठे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। 3 दिन से वो अनशन पर बैठे हैं और आज सुनवाई की खबर आ रही है। क्या है जलाभिषेक पर हठयोग, समझते हैं। देखिए,
कथित शिवलिंग पर जलाभिषेक की जंग चल रही है। अनशन पर बैठे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने याचिका भी दाखिल की है। जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होनी है। दोपहर 12 बजे ये सुनवाई होगी। ये अब तक की बड़ी अपडेट है अगर बुलेट पॉइंट्स में आप देखें तो। लेकिन जमीन पर क्या चल रहा है, क्या जानकारी है, क्या हलचल है, हम समझेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। रुक करेंगे नीतीश का। नीतीश, ये बताइए कि स्वामी का हट अपनी जगह पर है और सुनवाई की खबर आ रही है और क्या क्या हलचल है इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के। स्नेहलता, अगर हलचल की बात कर ले तो स्वामी का हट जारी है और स्वामी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका शुगर लो हो रहा है, इसके साथ ही डिहाइड्रेशन की भी शिकायत आ रही है। लेकिन उनके हट के अगर इतर बात करें तो उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है, पूजा की नियमित पूजा की अनुमति मांगी है और आज जिला जज इसकी सुनवाई कर सकते हैं। आपको बताएं कि जो समय बताया जा रहा है 12 से 2 के बीच में बताया जा रहा है। अगर 12 बजे नहीं हुई तो 2 बजे के बाद इसकी सुनवाई हो सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस शिवलिंग की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं आदेश दिए गए हैं, क्या वहाँ पूजा की अनुमति मिल जाती है? क्या जिला जज स्वामी जी के हट से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं या फिर जो न्याय की स्थिति है उसको चुनते हैं? क्या जिला जज आज आते हैं और सुनवाई करते हैं या फिर इस पूरे मामले को लेकर अगली तारीख दे दी जाती है? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मांग है स्वामी जी की वो साफ तौर पर है कि जो पूजा शिवलिंग मिला है अभी ये अच्छा नीतीश, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ में कोई और संगठन, कुछ और मठ या लोगों का मान रहा है रुख दिखाई दे रहा है? मिलनी चाहिए। आज अगर बात करें तो स्वामी जी के साथ बनारस के जो संत महंत दांडी स्वामी वो सभी अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो मुमुक्षु भवन के संत हो या फिर 80 घाट पे कुछ जो महिला संत हैं वो वहाँ पर हैं। तो ये सारे जो काशी के संत समाज के लोग हैं अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी का हठ योग है, वो अनशन पर बैठे हुए हैं, अन्न जल का त्याग कर रखा है। का ये कहना है कि जब आराध्य मिल गए हैं तो उनकी पूजा किए बगैर मैं कैसे क्या रहता है, क्योंकि एक तरफ संत समाज इकट्ठा हो रहा है कि ज्ञानवापी परिषद में मिले जो कथित शिवलिंग है उसकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, खबर है यूपी विधान परिषद से जुड़ी। चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज है। लखनऊ विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन का आज 5वां दिन है और 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। भाजपा और सपा उम्मीदवार के नाम का ऐलान सामने हो सकता है, ये खबर मिल रही है। ऐलान कर सकती है दोनों पार्टियां। आज सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन कर सकते हैं, ऐसी भी खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के बाकी 3 उम्मीदवार कहां हैं, कौन है? अभी भी सस्पेंस बरकरार है और आज 5वां दिन है नामांकन का और देखते हैं कि इसे लेकर के क्या रणनीति चल रही है दोनों पार्टियों के भीतर। इनसाइड अपडेट के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव से जानकारी लेंगे। अनुभव, ये बताइए दोनों पार्टियों के बीच में ये क्या चल रहा है? ये मिशन सस्पेंस इतना क्यों हावी दिखाई दे रहा है? देखिए, अब तो कोई भी चुनाव मिशन सस्पेंस ही नज़र आता है और हर पार्टी का नज़र आता है। बीजेपी तो इसके लिए पहले से जानी जाती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बना कर रखती है। अब आज 5वां दिन है। आप देखिए, आज 9 तारीख तक ही ये नामांकन होने हैं, 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और समाजवादी पार्टी ने किसी कैंडिडेट का नाम घोषित अभी तक नहीं किया है। बीजेपी ने भी अभी तक कोई नाम घोषित नहीं किया है। संख्या बल के लिहाज से समाजवादी पार्टी 4 लोगों को विधान परिषद भेज सकती है और कौन लोग होंगे ये भी तय नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहें चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में गए थे, उनको ज़रूर अखिलेश यादव ने शनिवार को जब बैठक बुलाई थी एक, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा था कि आप नामांकन कर दीजिए और आज नामांकन करने के लिए कहा है। तो तकरीबन 11:30-12 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपना नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि हमने कल उनसे बात की। हमने पूछा कि क्या पार्टी के जो सारे प्रत्याशी हैं वो एक साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि मैसेज तो कुछ ऐसा ही है, पर अभी तक कोई नाम घोषित नहीं किए गए। तो माना जा रहा है कि 2 या 3 लोग आज कर दें या 1 लोग आज कर दें, बाकी लोग कल करें। तो ये समाजवादी पार्टी की एक स्ट्रेटजी हो सकती है चीज़ों पर सस्पेंस बनाए रखने की। आजमगढ़ रामपुर के उपचुनाव के कैंडिडेट को लेकर भी हमने वो सस्पेंस देखा है। बीजेपी की अगर बात कर लें तो बीजेपी की तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे, क्योंकि वो 9 सीटों पर अपने लोगों को संख्या बल के लिहाज से विधान परिषद भेज सकती है।
माना जा रहा है कि 7 तो वही हैं, 5 ऐसे मंत्री हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो 7 लोग ये होंगे, लेकिन 2 नए लोग कौन होंगे, या फिर इन 7 में से किसी को जब राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होगा उसमें किसी का नाम जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, पर बीजेपी ने कल अपने जो विधायक हैं उनके जो प्रस्तावक होते हैं, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में भी प्रस्तावक चाहिए, 10 विधायक प्रस्तावक होने चाहिए एक उम्मीदवार के लिए। तो बीजेपी ने ये जरूर काम किया कि अपने विधायकों से प्रस्तावक के तौर पर जो नामांकन पत्र है उस पर सिग्नेचर करा लिए। अच्छा। हम वहाँ मौजूद थे और तमाम सारे विधायक उस पर सिग्नेचर कर रहे थे। अब कैंडिडेट तय नहीं है, लेकिन जो प्रस्तावक है वो तैयार है, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। कुछ विधायक पूछ भी रहे थे कि भाई हम किसके प्रस्तावक हैं, हमें बता तो दीजिए। पर वहाँ पर नामांकन पत्र पार्टी ने खरीद लिया था कल ही, और 9 नामांकन पत्र खरीदे हैं। 90 लोग प्रस्तावक हैं, क्योंकि एक सेट में 10 विधायक प्रस्तावक के तौर पर होते हैं, तो वो भी कर लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी की भी लिस्ट आ सकती है आज, और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि अकेले वो नामांकन करें, या फिर हो सकता है कि एक आध अन्य जो सदस्य हैं वो भी नामांकन कर सकते हैं। पर अभी दोनों पार्टियों की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा, ये दोनों पार्टियों में होड़ सी लगी है, कौन कितने आखिरी में अपने पत्ते खोलेगा, देखते हैं क्या होता है। अनुभव, शुक्रिया। जहां आज सीएम योगी के मथुरा दौरे का दूसरा दिन है। आज सीएम योगी मथुरा दौरे के दूसरे दिन श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद ब्रज क्षेत्र के विकास का जो रोड मैप है उस पर एक बैठक लेंगे। ब्रज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड की बैठक है, इसमें भी सीएम शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री राधा रानी मंदिर में दर्शन करेंगे। श्री विनोद बाबा के आश्रम बरसाना भी जाएंगे सीएम। ये कार्यक्रम है। तो देखिए, आज मथुरा दौरे का दूसरा दिन है और श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंच करके पूजन अर्चन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी ही देर में जन्मस्थान की तस्वीरें आएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं अपने मथुरा दौरे के पहले दिन ठाकुर जी के दर्शन के लिए सीएम योगी भारी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। श्री बांके बिहारी मंदिर की हर बीतते क्षण में देखा गया सीएम योगी ठाकुर जी की ओर खिंचते चले गए। ये तस्वीरें हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने यूपी की दूसरी बार बागडोर संभालने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचकर श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। वीआईपी पार्किंग से ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर तक मुख्यमंत्री पैदल आए, जिसके बाद उन्होंने करीब 15 मिनट तक मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूजा अर्चना कराई। इसके बाद सीएम योगी को ठाकुर जी का प्रसादी इत्र, चंदन, पटुका, पुष्पमाला और मोतीवाला भेंट की गई। इस अवसर पर भाजपा विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम योगी ने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बने कैथ लैब का लोकार्पण किया। इच्छा क्या होती है? मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकूं और कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर सकूं, इस भाव के साथ सेवा के इस पवित्र मिशन के साथ, रामकृष्ण मिशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। सीएम योगी मथुरा के दूसरे दिन आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी दौरे के दूसरे दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। इसके अलावा वो ब्रज क्षेत्र के विकास का रोड मैप देखेंगे। साथ ही विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में भी शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम योगी राधा रानी मंदिर के दर्शन करेंगे। मथुरा के श्री विनोद बाबा के आश्रम जाएंगे, जिसके बाद दोपहर वो 1 बजे आगरा से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल सीएम योगी मथुरा दौरे के पहले दिन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बेटे की शादी में शामिल भी हुए। सीएम योगी के मथुरा दौरे पर होने की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो दूसरे दिन का क्या प्लान है जरा समझ लेते हैं। देखिए, सीएम योगी के दूसरे दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के वो दर्शन करेंगे, ब्रज क्षेत्र के विकास का रोड मैप देखेंगे और विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक है, इसमें वो शामिल होंगे। इसके बाद राधा रानी मंदिर के दर्शन करेंगे, श्री विनोद बाबा के आश्रम जाएंगे और दोपहर 1 बजे आगरा से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। ये है आज के कार्यक्रम। अगर दूसरे दिन की बात करें तो पूरा शेड्यूल जो इस तरीके से तय है। और इस वक्त कैसी तैयारियां हैं ये समझेंगे, देखेंगे। हमारे सहयोगी का रुख करते हैं अनिल सारस्वत।
उनसे समझेंगे कि क्या क्या शेड्यूल है, जो टाइम पर चल रहा है कि नहीं, और क्या जानकारी है। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये योगी आदित्यनाथ की गाड़ियों का काफिला आना यहाँ पे शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे हैं और उनकी गाड़ी का काफिला आप मेरे सामने सीधी तस्वीरें आप एबीपी गंगा के दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये योगी आदित्यनाथ के काफिले की। अभी अभी तुरंत यहाँ पर सुरक्षा अलर्ट हुई थी, जो सुरक्षा लगी है वो अलर्ट हुई थी और गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं कि सामने योगी आदित्यनाथ का काफिला यहाँ पर इस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा पहुंच चुका है। आप सामने गाड़ियों का काफिला पूरा निकलते हुए देख रहे हैं इस समय कि गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं और योगी आदित्यनाथ यहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंच चुके हैं। और ये देखिए सामने वाली गाड़ी जो अभी निकली है उसमें योगी आदित्यनाथ यहां से निकले हैं और योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्म स्थान यहां पर पहुंच चुके हैं इस नेता। और यहां पर अभी अंदर जाकर वो यहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करेंगे और यहाँ के बाद वो महावन में रसकान समाधि पर जाएंगे और रसकान समाधि पर जाने के बाद उनका बरसाना जाने का प्रोग्राम है, जहाँ पर वो विनोद बाबा से मुलाकात करेंगे और महावन में ही वो ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 5वीं बैठक में शामिल होंगे। शामिल होने के बाद वहाँ पर कई रोड में वहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिसमें 4000 करोड़ की एलिवेटेड रोड है जिस पर भी विचार विमर्श हो सकता है। 5000 करोड़ का ब्रज 84 कोर्स का विकास जहाँ पर होना है उस पर भी विकास यहाँ पर बात हो सकती है और मथुरा वृंदावन रेल मार्ग के हेरिटेज स्वरूप दिया जाएगा जिसको, उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का काफिला श्री कृष्ण जन्म स्थान यहाँ पर पहुंच चुका है। जी स्नेहलता, कितना वक्त बीत गया और क्या तैयारी है, अगर आपने बात की हो पुरोहितों से और पुजारियों से सीएम के आगमन के मद्देनजर? अभी बस सीएम साहब का काफिला अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ काफिला पहुंच चुका है। वो जन्मभूमि कृष्ण जन्म स्थान के अंदर एंट्री कर रहे हैं और कुछ ही समय में अंदर की तस्वीरें सबसे पहले हम एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे और उन्होंने पूजा पाठ करेंगे। उसकी तस्वीरें भी हम सबसे पहले एबीपी गंगा के दर्शकों को देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।